क्लास 8 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया, दैट इज सिविक्स चैप्टर है ये, सिविक्स का 6th चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से क्रिमिनल, जिस तरह से क्राइम होती है, फिर उसके साथ साथ जो जजमेंट होता है, न्याय मिलता है, तो उनको जजमेंट किस तरह से होती है, इसके प्रोसेस क्या है, ये सारा जो मैनेज किया जाता है, मेंटेनेंस उसकी मैनेज की जाती है, प्रोसेस को कैसे होती है इंडिया के अंदर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक है क्योंकि नॉलेज मिलना चाहिए सबको थोड़े चीज़ों के बारे में, ताकि लोग अवेयर हो जाए और क्राइम्स ना करें। तो स्टार्ट करते हैं स्टेपिंग इन से। और स्टेपिंग इन में जो है एक छोटा सा डिस्कशन है, दैट वाज अगेन डिस्कशन स्कूल से रिलेटेड है टॉपिक थोड़ा। नाउ, कैन स्कूल पनिश चिल्ड्रेन इन गुड फेथ? क्या स्कूल बच्चों को पनिश कर सकता है अच्छाई के लिए? दैट वाज इन गुड फेथ। इज यूजिंग द कैन द ओनली वे टू डिसिप्लिन अ चाइल्ड? क्या उनको मारना या उनको पनिश करना, क्या ये एक यही लास्ट वे है, रास्ता है कि उसे हमें डिसिप्लिन करना है, या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है? द इशू ऑफ कॉर्पोरल, ना ये कॉर्पोरल होता है, कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब फिजिकल पनिशमेंट, ठीक है, फिजिकल पनिशमेंट जैसे बीट करना, हाँ बीट मार पड़ती है तो इस तरह से बीट करना, तो दैट वाज फिजिकल पनिशमेंट। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या ज़रूरी है? तो ये इशू है, कहा जा रहा द इशू ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑन स्कूल campuses has once again came to the force with the Karnataka High Court ruling that punished a child in good faith cannot be constructed or construct as an offense। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, एक इशू लिया गया है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट्स एक स्कूल कैंपस के अंदर बताया गया, उसे पनिश किया गया और जिसे कहा गया ये फोर्स में आया, मतलब इसे उन्होंने यूज़ किया था, और जहाँ पे इसकी केस भी हुई थी कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर, जहाँ पे उन्होंने एक चाइल्ड को पनिश किया था उन्हें सज़ा देने के लिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? तो इन हिज कंप्लेन, तो यहाँ पे जो कंप्लेन था वो बच्चे ने किया था, और वो बच्चा था क्लास 9th का, पुरंदरा, स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स इन पुत्तर, दक्षिणा कन्नाडा डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। उन्होंने फाइल किया कंप्लेंट अगेंस्ट इंचार्ज जो थे प्रिंसिपल के, उनके JPM चरण, फॉर कैनिंग हिम ऑन द ग्राउंड दैट ही वॉज ट्रबलिंग। तो उनको जो पनिश किया गया, कैन किया, पनिश किया गया, किसके बेस पे? कि ये जो थे क्लास 9 के स्टूडेंट पुरंदरा, उन्होंने क्या किया? ही वॉज ट्रबलिंग अदर स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल, ये बाकी बच्चों को परेशान कर रहे थे हॉस्टल्स के अंदर। तो उसके कारण पुरंदर को क्या किया था, टीचर्स ने उन्हें बीट की थी बाय अ स्टिक, एक स्टिक से बीट किया था ऑन हिज बैक, उनके बैक साइड में, राइट हैंड में एंड फेस में। तो इसीलिए उन्होंने ये कंप्लेंट फाइल की थी। तो ये जो कंप्लेंट फाइल की, तो प्रिंसिपल्स ने भी लीगल प्रोसीजर्स के थ्रू उन्होंने लीगल रिकोर्सेज की, अपने को बचाव के लिए उन्होंने फाइंड आउट किया। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 95 इंडियन पेनल कोड के अंदर ये लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अगर कोई गुड पर्पस के लिए, मतलब अगर किसी को पिटाई किया जाता है, हाँ, तो किसी को चोट पहुंचाया जाता है, लेकिन उसको कुछ समझाने के लिए, तो वो ऑफेंड नहीं है, मतलब वो क्राइम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने फाइंड आउट किया, एंड दैट इज़ नोन टू बी लाइकली टू कॉज एनी हार्म्स। तो इस तरह से इसके साथ साथ एक जजमेंट भी हुआ था, दैट वाज 1948 में बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट दिया था ना इन इट्स रूलिंग ऑन। तो इसी तरह से इन्होंने अपनी सिचुएशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने क्या है, लीगल रिसोर्सेज सेक्शन 95 के थ्रू इसको प्रेजेंट किया। दैट वाज इन इट्स रूलिंग ऑन 19 अप्रैल दिस ईयर, इस ईयर के लिए कहा जा रहा है। द कर्नाटका हाई कोर्ट ऑब्जर्व, उन्होंने क्या देखा, ऑल्दो द पेटिशनर्स बीट द कंप्लेनेंट, तो कंप्लेनेंट हो गया वो बच्चा, पेटिशनर्स जिसने फाइल किया था वो प्रिंसिपल्स हो गए, किसके थ्रू बीट किया था, स्टिक, और साथ में उसको मार्क भी आई थी ऑन द बैक, जो स्टिक से उन्हें मारा था उससे उनकी जो थी मार्क भी पड़ गई थी। तो सेक्शन 88 अगेन ऑफ इंडियन पैनल कोड के अकॉर्डिंग
provides that an act done in good faith for the benefit of a child is not an offense. तो इस तरह से कि अगर कोई एक्ट, कोई चीज़ किया जाता है बेनिफिट बच्चों के लिए, कोई चीज़ों को समझाने के लिए, तो उसको हम नहीं कहेंगे कि वो ऑफेंस है, कि वो गुनाह था या क्राइम था. द इशू बिफोर द कोर्ट वॉज इन द स्कूल्स असॉल्ट. तो यहाँ पे जो इशू आया था कोर्ट के पास कि ये जो था स्कूल में बच्चों को पनिश करना, उसे जो मेंटेन करना स्कूल की डिसिप्लिन को, तो क्या ये सचमुच इंडियन पेनल कोड्स के अंदर आता है या फिर टीचर्स को पनिश जो करते हैं उसको पनिशमेंट देना चाहिए. तो वेदर इट्स अट्रैक्ट पेनल एक्शंस अगेंस्ट द टीचर या फिर नहीं. एंड द कोर्ट क्लियरली सेड नो, कि अगर टीचर्स ने उसको सिर्फ समझाने के लिए पनिश किया है तो वो कोई क्राइम नहीं है. सेड B.R. बालाकृष्णन एडवोकेट ऑफ द प्रिंसिपल, जो एडवोकेट थे प्रिंसिपल्स के, उन्होंने कहा. तो कोर्ट ने उन्हें नो कह दिया कि नो, ही इज़ नॉट अ ऑफेंडर, ये ऑफेंडर नहीं है. बट द कोर्ट, लेकिन साथ साथ कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया फॉर अ फ्रेश डिबेट्स के थ्रू कि जो भी इशू अगर होती है तो इशू जो पनिशिंग ऑफ चाइल्ड नहीं होना चाहिए हमेशा, कि चाइल्ड को पनिश कर दे. अगर डिसिप्लिन को मेंटेन करना है कुछ भी, तो मान लो कोई बच्चा अगर लेट आता है स्कूल के अंदर, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या करे, उसे फिर आस्क टू स्टे लॉन्गर. तो छुट्टी के बाद वो लेट आया था तो लेट तक रहेंगे, उसको नहीं मार के उसे इस तरह से पनिश कर सकते हैं. फिजिकल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट मोस्टली अवॉइड किया जाए. साथ साथ ये भी कहा गया फिजिकल अब्यूजेस जो किया जाता है, इज स्ट्रिक्ट नो फॉर अ चाइल्ड, ये नहीं होना चाहिए. इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली जो है साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे, और थोड़ा सा वो अलग ले लेते हैं. तो इस चीज़ों को अवॉइड किया जाए. इवन वर्बल कैस्टिगेशंस विल अफेक्ट द साइकिल. समटाइम्स जो बच्चों को बोला जाता है नहीं मार के भी, वो भी कभी कभी साइकोलॉजिकली उनको अफेक्ट कर लेता है. तो इस तरह से ये चीज़ें डिस्कस किया गया. दैट वाज अ डिबेट. नाउ डू यू एग्री विद द व्यू दैट टू स्पेयर द रोड इज टू स्पॉइल द चाइल्ड. टू स्पेयर द रोड, कि अगर हम लोग बच्चों को नहीं मारते हैं तो क्या हम बच्चों को स्पॉइल करते हैं. इस तरह से सपोर्ट योर आर्गूमेंट्स, या फिर हम बच्चों को, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि डिपेंड करता है टाइप ऑफ द, कि बच्चे किस तरह से बदमाशी कर रहे हैं. बहुत कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है, चाइल्ड्स की साइकोलॉजी को समझना पड़ता है, तब जाके उसके बाद डिसीजन लिया जाता है. ना वॉज द एक्ट ऑफ द टीचर्स लीगल, कि अब जो टीचर्स ने एक्ट किया था, उन्होंने जो पनिश किया था, वो क्या सही था, लीगल था. तो ये जो चीज़ें ये अलग अलग डिपेंड करता है चाइल्ड टू चाइल्ड. तो ये हम लोग मूव करते हैं इसी से, इस एग्जाम्पल से आगे मूव करते हैं. ना as an extensions of a judiciary that you studied in the previous lessons. Another important aspect is the criminal justice system which help the judiciary functions in a just and a fair manner. तो इस तरह से एक एग्जांपल जो हमने प्रीवियस लेसन में जो डिस्कस भी किया था उसके पहले वाले में, उसके अकॉर्डिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा, कि जो भी जजमेंट होता है, जो भी न्याय मिलता है क्रिमिनल्स मेनली, ठीक है, तो वो किस तरह से करना चाहिए, जजमेंट मिलता है और वो कैसे काम करता है, वो मस्ट जस्ट एंड फेयर, मतलब वो सही से फेयर होना चाहिए कि जजमेंट जो है सभी को मिले. तो इससे एक इसके थ्रू जो है ये डिस्कस करते हैं अगेन विद एन इंट्रोडक्शन, जो यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन के बाद अगेन एग्जाम्पल्स आएंगे, उसके थ्रू ये समझाया जाएगा. ना गवर्नमेंट जो होती है, कोई भी देश की गवर्नमेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको कि वो देश के जो नागरिक होते हैं, सिटीजन, उनको वह इंश्योर करे सोसाइटी जो है फ्री ऑफ क्राइम, कि वहाँ पे कोई भी क्राइम ना हो, इन्वायरमेंट जो है फ्री होना चाहिए, फ्री ऑफ क्राइम होना चाहिए. फॉर दिस पर्पस उसके लिए वो क्या करती है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाता है, रूल्स बनाती है, लॉ बनाया जाता है. अगर उस लॉ को जो भी नहीं मानेंगे तो उनको पनिश किया जाएगा. और साथ साथ जो इनोसेंट होते हैं वो देखना चाहिए कि जो इनोसेंट है उनको पनिश ना किया जाए गलत तरीके से, वो कहीं ना कहीं विक्टिम ना बन जाए. इसी तरह से वो क्या करते हैं, वो हमेशा पेट्रोलिंग करते हैं, आगे इस पूरे एरिया को घूमते हैं, देखते कहाँ पे क्राइम होता है, इस चीज़ों को ध्यान देते हैं. फॉर दिस दे मस्ट एग्जिस्ट, तो इस सब चीज़ों के लिए जो है दे मस्ट एग्जिस्ट और कॉमनली एक्सेप्ट गवर्नमेंट मैकेनिज्म टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. तो
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए. एंड दैट इज़ व्हाट पॉलिसी इज़ ऑल अबाउट. पुलिसिंग इज़ ऑल अबाउट दैट वाज पुलिस, जो काम करती है, मेंटेन करती है रूल्स को, लॉ को देखती है, जो नहीं करता है उनको पनिश करती है, ये काम होता है. द पुलिस इज़ द इंस्टीट्यूशन. पुलिस क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है जो इंश्योर करती है कि क्राइम नहीं हो, और क्राइम करता है तो उसको वो लेके जाए, उसे फिर जजमेंट के लिए पेश करे, कोर्ट में ले जाए. अब वो वहाँ डिसाइड किया जाएगा कि वो गिल्टी है या नहीं, इसको फाइन चार्ज करना पड़ेगा, पनिश करना पड़ेगा. इस तरह से ये चीज़ें कौन करता है? वो पुलिस करती है. तो हम लोग डिस्कस करते हैं द रोल ऑफ द पुलिस, कि पुलिस जो है कैसे काम करती है. ना पुलिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन. तो पुलिस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाया है? गवर्नमेंट ने. गवर्नमेंट ने उसे क्या किया? एम्पावर्ड किया, मतलब उसे पावर दिया है ताकि वो एक्शन ले सके. किस बेस पे? कि वो मेंटेन होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है नहीं स्टेट के अंदर, इस चीज़ों के लिए. एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर प्रिवेंशन, ताकि लोग बच्चे इस चीज़ों से क्राइम ना करें, इस चीज़ों का ध्यान दें. और अगर कोई क्राइम करता है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाए सोसाइटीज़ के अंदर. तो ये चीज़ें दिया गया है पुलिस को. अगेन here is a story which will help you better to understand the various phases and peoples involved in this judgment. तो किस तरह से एक एग्जाम्पल्स के थ्रू कि पुलिस जो काम करती है वो कितने अलग अलग फेजेस के थ्रू करती है, और उसको जजमेंट जब मिलता है तो उसके अंदर कितने लोग इन्वॉल्व होती है, और इस मैकेनिज्म के अंदर कितने सारे लोग काम करते हैं. तो इसके जो है ये एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ना विनय वेंट आउट फॉर अ पिकनिक. विनय जो थे वो पिकनिक के लिए गए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये जो थे 4 मोटरसाइकिल्स के थ्रू गए थे. और इन्होंने क्या किया? मोटरसाइकिल्स को पार्क कर दिया और वो नदी किनारे नीचे ही वेंट टू द रिवर्स, ताकि वहाँ पे रिवर्स में स्विमिंग कर लेंगे, इंजॉय करें. जो भी था वो पिकनिक स्पॉट इंजॉय कर रहे थे. जब वो वापस अपने पार्किंग स्पॉट पे गए जहाँ पे उन्होंने बाइक को उन्होंने रखा था, पार्क किया था, आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, तो वहाँ पे जाके देखा वहाँ पर एक बाइक जो थी वो मिसिंग थी उनकी. मतलब 4 बाइक में से 1 इज मिसिंग. तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उस एरिया में जो आसपास पुलिस स्टेशन थी नियर बाय, वो वहाँ पे गए और वो मैटर को रिपोर्ट जो था उन्होंने वहाँ पे जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होते हैं, SHO बोला जाता है उसे, उनके पास गए और उन्हें बताया. तो उन्होंने कहा कि वो चीज़ें बताए पूरी डिटेल्स में, जैसे बाइक जो थी वो कैसी थी, उनका मॉडल नंबर क्या था, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था. तब जाके वो FIR जो है वो रिटर्न लेंगे. उसके बाद FIR रिटर्न होने के बाद उन्होंने उनको एक कॉपी भी दे दी FIR की, ये ज़रूरी होता है. एंड उनको कहा कि आप जा सकते हैं टू लीव. उसके बाद पुलिस ने क्या किया? इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी. एंड आफ्टर 1 वीक फाउंड द मोटरसाइकिल. और इन्वेस्टिगेट करने के बाद देखा कि 1 हफ्ते के बाद कि मोटरसाइकिल जो था वो किसके पास मिला? संजय के पास. दे अरेस्टेड संजय. पुलिस ने उनको संजय को अरेस्ट कर लिया और प्रोड्यूस हिम इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट. और कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया. मजिस्ट्रेट आस्क्ड द पुलिस टू डिटेन फॉर 7 days, कि आप संजय को 7 दिन के लिए अपने पास रखें और उस पर इन्वेस्टिगेट करें. तो संजय जो थे गॉट द पोजेशंस. तो संजय ने फिर बताया कि उसको जो है मोटरसाइकिल जो थी वो मिली, विच ही डिड नॉट ओन, लेकिन ये इसका नहीं था, इसने किसी से लिया है. फिर पुलिस ने पूछा, द पुलिस इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड फाउंड कि वो जो है रवि नाम के कोई था, उनसे उन्होंने खरीदा. तो रवि ने क्या किया था? रवि हैज स्टोलन, मतलब रवि ने चोरी की थी मोटरसाइकिल को, और उसने फिर बाद में बेचा किसे? संजय को 10,000 रुपीज़ में. तो ये सारा क्लियर हो गया. जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो इससे ये पता चला ना. अब पुलिस का काम था कि वो रवि को क्या करे? रवि को पकड़े, रवि को अरेस्ट करे. सो द पुलिस अरेस्टेड रवि एंड प्रोड्यूस हिम इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट. फिर रवि को उन्होंने अरेस्ट किया, मजिस्ट्रेट के सामने लेके गए. Therefore, the police brought the case to the judge and it was registered in the court.
फिर ये केस वो जज के पास लेके गए, चीज़ों को रजिस्टर किया गया कोर्ट के अंदर। अब जो प्रोसिक्यूटर्स थे उन्होंने रवि और संजय दोनों को पूछा, कहा कि टू हैव बीन पार्ट टू द क्राइम ऑफ थीफ, क्योंकि ये दोनों ही इन्होंने क्राइम किया है। एक ने तो चोरी की थी लेकिन दूसरे ने चोरी की सामान खरीदी, तो ये भी उसके अंदर आ गया, तो ये दोनों ही क्राइम के अंदर आ जाते हैं। एंड रिक्वेस्टेड द कोर्ट टू पनिश देम, ताकि लोगों को एग्जाम्पल मिल जाए। लेकिन जो संजय ने भी अपने लिए वो लॉयर को हायर किया था। तो यहाँ पे जो है एक देखना प्रोसिक्यूटर्स मतलब ये जो थे ये गवर्नमेंट्स के थ्रू जो थे वो इनके लिए गवर्नमेंट के लिए केस लड़ रहे थे ऑपोजिट में, और संजय ने अपने आप को बचाने के लिए जो लॉयर हायर किया था तो वो हो जाएंगे उसके अलग से लॉयर हो जाएंगे। तो जो थे तो डिफेंस लॉयर जो था, तो ये संजय को अपने को डिफेंस करने के लिए उसका डिफेंस लॉयर थे। उन्होंने कहा कोर्ट को कि संजय जो थे उन्हें पता नहीं था कि वो मोटरसाइकिल जो है चोरी की है, इसीलिए संजय जो है गिल्टी नहीं है, उसे पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। और सबसे ज़्यादा क्राइम किसने किया? रवि ने। तो फिर कोर्ट ने क्या किया, रवि को सबसे ज़्यादा पनिश किया कि उसने इसमें चोरी की थी, और संजय को थोड़ा सा, ताकि उसकी मिस्टेक थी कि उसने चोरी की मोटरसाइकिल खरीदी। विनय है, उसके बाद विनय को उसको बुलाया गया, विनय को उसकी मोटरसाइकिल उनको दे दी गई। तो इनसे क्या पता चला कि इन द अबव स्टोरी वी हैव केम अक्रॉस 5 की प्लेयर्स। कौन कौन थे मेन इसमें? सबसे पहले विक्टिम, जिसके साथ आरोप, जिसकी बाइक चोरी हुई थी, विनय। जिसने चोरी किया रवि ने जिसे बेचा वो संजय। फिर इनके पूरा इन्वेस्टिगेट किया किसने? पुलिस ने किया। फिर उसके बाद पुलिस के लिए जो लड़ रहे थे केस, तो पुलिस के लिए जो केस लड़ रहे थे जो लॉयर थे उनको नाम दिया गया प्रोसिक्यूटर्स कहा जाता है। और जो संजय के लिए लड़ रहे थे, संजय को बचाने के लिए संजय ने वकील को हायर किया था, वो थे डिफेंस लॉयर। तो इसी तरह से ये हो गए 5 मेन की होल्डर्स, की प्लेयर्स। तो इस तरह से 2 साइड के वकील भी हो गए और साथ में जज भी था जिसने पूरा जजमेंट किया। तो देखा गया इतने सारे लोग इन्वॉल्व थे, तब जाके एक डिसीजन जो है सही से ले पाया गया, सही से जजमेंट मिल पाया। अब उससे पहले एक यहाँ पे जो बॉक्स है देखो एक्स्ट्रा बीट्स के अंदर, कि लोग कितना ज़्यादा जो है इतना होने पर भी वो क्राइम करते रहते हैं। किस तरह से ड्राइविंग करते हैं विदाउट लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होती गाड़ी की, और जो छोटे बच्चे होते हैं जो 18 ईयर्स नहीं होते वो भी ड्राइविंग करते हैं, हेलमेट वेयर नहीं करते हैं, ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, ट्रैफिक रूल्स को ओबे नहीं करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते ड्राइविंग करते हुए, स्पीड को खूब ज़्यादा रखते हैं, ओवर स्पीड करते हैं, पार्किंग गलत करते हैं। इस तरह से नॉट कीपिंग व्हीकल फिट इन अकॉर्डिंग्स। अब अपने व्हीकल्स को भी हमेशा चेक करवाना चाहिए कि अगर व्हीकल जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन निकाल रही है तो उसको भी सर्विस में करना चाहिए। तो ये चीज़ें जो लोग नहीं करते मतलब वो भी तो क्राइम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग जानबूझ के भी क्राइम में डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमने देखा कि एक एग्जाम्पल्स के थ्रू कि किस तरह से इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और तब जाकर एक जजमेंट होता है। तो पुलिस अपना काम करती है ताकि लोगों को उसको आराम से जजमेंट मिल सके, उनका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो सके। सो पुलिस आर ऑल्सो असाइन टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द सीनियर सिटीजन्स। इसके साथ साथ पुलिस को और भी काम दिया गया सीनियर सिटीजन के देखने के लिए, इनफार्म, अनडिसेबल जो लोग होते हैं जो अपने लिए कुछ नहीं कर पाते और डिपेंड होते किसी के ऊपर, वुमेन्स है, बच्चे हैं, इन सब के लिए, समाज के लिए कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो, मिसरेंस नेग्लिजेंस चोरी ना करे, एंटी सोशल एलिमेंट जो मतलब समाज को हमेशा कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं, इन चीज़ों पे ध्यान देना कि कहीं कुछ गलत ना हो रहा है। इस तरह से वो अपना आइज़ जो है ओपन रखते हैं ताकि कहीं ना कहीं से कुछ भी अगर न्यूज़ आ जाए तो उसके ऊपर वो फौरन एक्टिवली काम करना शुरू कर दें। So in this role in crime investigation, the police is expected to carry out an in-depth study of the crimes
तो इस चीज़ों के ऊपर जब भी कहीं क्राइम होता है, जब वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो सबसे पहले पुलिस क्या करते, डीप स्टडी, उसके ऊपर डीप स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे क्राइम हुआ था, क्राइम सीन, फिर उसे एनालाइज करना, कैसे एनालाइज करना, किस तरह से क्या चीज़ हुई थी, पॉसिबिलिटी जितनी होती है। अब जब वो बहुत कुछ होने के बाद भी कभी कभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुलाया जाता है, अगर उनको लगता है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नीडेड है, देन टेक एक्शन, तब ताकि उनको भी लेके, ताकि वो कल्प्रिट जिसने क्राइम किया है उसको पकड़े और उसे सज़ा दिलाया जाए। द इंटायर प्रोसेस बिगिन विद द लॉजिंग, और ये तब होता है जब कोई एफआईआर दर्ज करवाता है, मीन्स उसे फिल करवाता है, एफआईआर जाकर रिपोर्ट लिखवाता है, कंप्लेन लॉन्च करवाया जाता है। ओनली इफ द ऑफेंस कमिटेड इज कॉन्जिनिएबल, अब जहाँ पे एक ऑफेंस हुआ है, जिसने देखा है क्राइम हुआ है और वो जाके बताता है, रिपोर्ट लिखाते हैं, तब जाके, अदरवाइज अगर किसी ने एफआईआर नहीं लिखवाया तो उस पर वो जो है पुलिस उसे कार्रवाई नहीं कर सकती और उसे जो है पकड़ भी नहीं सकती, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कॉन्जिबल ऑफेंसेस आर दोज विच अलाउ द पुलिस, तो इसका मतलब हो गया कि अब जब एफआईआर लिखाया गया तो अब पुलिस के पास पावर आ गया है, तो वो अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी वारंट, वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसके लिए। तो इसी तरह से ये चीज़ें हैं जब पुलिस अपना काम करती है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एफआईआर कैसे होता है और उसके साथ साथ और कितनी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।